वेला बॉबी रख दिया। तो अगर अभी आप गूगल में सर्च करेंगे वेला बॉबी तो वो मेरा ही आएगा सारा। तो वो नाम इतना हिट हो गया कि मैंने अपना आज पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो मानवता के लिए मिसाल है। अलग अलग तरीकों से ये लोगों की मदद करते हैं। अब ये इनकी जिद है, जुनून है या सुकून है। तो आइए बहुत सारी बातें करते हैं आज के पॉडकास्ट में सरबजीत सिंह बॉबी के साथ। भी जानना चाहते हैं कि रोज इतने लोगों का जो वहाँ पे खाना होता है, 3,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर रोज खाना खाते हैं, तो इसके लिए खर्चा जो आता है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है सब कुछ का? जब हमने ये शुरुआत की थी 2014 में 25 अक्टूबर को, तो सोशल मीडिया की बहुत मदद ली हमने। तो हमने सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया कि अगर आप भी अपना बर्थडेज, एनिवर्सरीज, खुशी गमी कुछ मनाना चाहते हैं तो आप भी जो हम ये लंगर लगा रहे हैं उसमें सपोर्ट कीजिए। तो स्टार्टिंग में जब हमने ये लंगर शुरू किया, चाय बिस्किट से शुरू की, 2 महीने तो चाय बिस्किट, अक्टूबर और नवंबर में। 9 दिसंबर को पहला लंगर लगाया 100 लोगों का। सोशल मीडिया, मेरा फेसबुक अकाउंट है, मैंने उस पर अपना कोई उसके अलावा कोई माध्यम नहीं था, तो उसी के ऊपर प्रमोशन कर करके लोगों को बुकिंग के लिए प्रेरित किया। तो कुछ लोगों ने दाल, चावल, दलिया देना शुरू कर दिया और इसी तरह से 9 दिसंबर को पहला लंगर लगाया और उसके बाद उसका एक अमाउंट जो हमारा खर्चा आ रहा था उसको फिक्स किया कि वो 3100 रुपीज़ खर्चा बैठ रहा था कि अगर हम खाना किसी को देना चाहते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम 2024 की बात करें, उस वक्त 100-150 लोग खाते थे। आज की डेट में 2, 2.5, 3 हॉस्पिटल का काम है तो छुट्टी होती है तो 2000 लोग हो जाते हैं सारे दिन के। लेकिन जिस दिन वर्किंग डे होता है, जैसे अभी पिछले 3-4 दिनों से हमारा कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते कि 200 किलो चावल, 100 किलो दाल प्लस और 2 बड़े पतीले कड़ी के और 5 सिलेंडर रोज़ के लगते हैं LPG के। हमारी रोटी मशीन लगी हुई है, हमारे पास फ्री एम्बुलेंस है, डेड बॉडी वैन्स हैं, रोटी वैन्स हैं। तो रोज़ का लगभग 40 से 45 हज़ार का खर्चा है। लेकिन भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से चल रहा है और कभी भी कोई कमी नहीं आई। हम कभी भी कहीं पर मांगने नहीं गए कि हमें आप फंड दीजिए। लोग सोशल मीडिया से या जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनसे जुड़कर वहाँ तक पहुँच जाते हैं और जब एक बारी वहाँ आकर अपने हाथों से कोई बांट लेता है तो वो पूरे परिवार के बर्थडे, एनिवर्सरीज बुक करवा लेता है। जब तक वो नहीं आता, अपने घर में बैठा हुआ है और सिर्फ उसने मीडिया में देखा तो उसको नहीं पता कि एग्जैक्टली वहाँ चल क्या रहा है। तो ऐसे ही 10 सालों से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मतलब उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो सेवा भाव जो है वो आ रहा है। रोटी बैंक जो एक मुहिम आपने चलाई है, इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि ये क्या है और कैसे ये काम चल रहा है। 2014 में जब हमने लंगर शुरू किया था तो हमने दाल चावल से शुरू किया था। सिर्फ दाल चावल देते थे और मॉर्निंग में सुबह 7 से 8 की चाय देते थे, चाय और बिस्किट। लेकिन जब हमने वो रात का लंगर शुरू किया, दिन में लंगर तब नहीं लगाते थे, तो बहुत सारे कैंसर के मरीज जिनको गले का कैंसर था वो चावल नहीं खाते थे या किसी भी वजह से वो चावल नहीं खाते थे तो रोटी मांगते थे। तो ऐसे ही एक बारी एक स्कूल कॉलेज की प्रिंसिपल आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वो चपातियाँ मांग रहे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बॉबी वहाँ पर चपातियाँ क्यों नहीं बनाते मैम। मैंने कहा मैम यहाँ पर जगह बहुत कम है, हमारे पास 100 स्क्वायर फीट, तो यहाँ हम खाना बनाएंगे या लड़के सोएंगे, क्योंकि सारा कुछ हमें उसी 90 स्क्वायर फीट के एरिया में करना पड़ता था। तो बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने कहा मैं अपने कॉलेज में जाकर टीचिंग स्टाफ को और स्टूडेंट्स को कहूँगी कि वो हफ्ते में एक दिन हर शुक्रवार को आपको रोटियां पहुंचाए। इतना कहने की देर थी, हमें वो आइडिया क्लिक कर गया और एक हफ्ते तो वहां से आई रोटियां। अगले हफ्ते मैं शिमला के एक और बड़े स्कूल में चला गया जिसको तारा हॉल स्कूल कहते हैं। वहाँ की प्रिंसिपल से बात की, उनको बताया हमारा मकसद क्या है। वहाँ पर 1800 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो भी हमारे आइडिया से इतने ज़्यादा कन्विंस हुए कि उन्होंने हफ्ते के 2 दिन रख दिए। तो आप इमेजिन कीजिए 8 साल हो गया वो स्कूल जो हमारा सबसे पहला स्कूल था तारा हॉल, वहाँ से रोटियाँ आ रही हैं
उसके अलावा शिमला के लगभग 30 स्कूलों से आ रही हैं, शिमला के सराउंडिंग पुनिहार से, तत्तापानी से, हरकी से, ऐसी ऐसी जगहें से रोटी आ रही हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। बच्चों को इंस्पायर किया कि हफ्ते में एक दिन अपने लंच के साथ एक एक्स्ट्रा चपाती उनको लेकर आनी है और वो चपाती हम अपने सोर्सेज से इकट्ठी करवा कर लंगर तक पहुंचाएंगे। और बच्चे इतने खुशी से वो हफ्ते में एक दिन वो रोटी देते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि अब 33,000 बच्चे, 33,000 बच्चे हमारे साथ अभी 2024 में जुड़ चुके हैं जो हमें वो रोटियां प्रोवाइड करा रहे हैं। और बुधवार को लगभग हमारे पास 10 से 12,000 चपातियां हो जाती हैं। और वो इतनी बड़ी अब ये सेवा होगी या मुहिम होगी है कि जैसे ही स्कूल खुलते हैं बच्चों को स्कूल की तरफ से मैसेज चल जाते हैं कि एज दे विश, किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। किसी भी बच्चे को स्कूल वाले फोर्स नहीं कर सकते, ना हम करते हैं कि उनको देनी पड़ेगी। अपनी इच्छा अनुसार 1 रोटी लाओ, 10 रोटी लाओ, आपकी मर्जी है। वो रोटी लंगर तक पहुंच जाएगी और वो लंगर में यूज की जाएगी। पर हमें तो लगता है कि बच्चे और ज्यादा इंस्पायर होते होंगे ये सब सुन के और एक की जगह 5-5, 10-10 रोटी लाना चाहते होंगे। शुरुआती तौर पर तो वो जब हमने ये शुरू किया तो एक बच्चे 10-10 रोटियां तो ला ही रहे थे। कई बारी तो जब वो भूल जाते थे तो अपना लंच भी दे देते थे कि मैं तो घर जाके खा ही लूंगा, आप मेरा लंच ले जाइए, हॉस्पिटल में पता नहीं किसको जरूरत होगी। लेकिन जब बाद में स्कूल वालों को भी लगा कि ये ज्यादा हो रहा है पेरेंट्स के ऊपर, कहीं पेरेंट्स ये ना बोले कि स्कूलों का काम तो पढ़ाई करवाना होता है, रोटियां इकट्ठी करना नहीं होता। हालांकि आइडिया वाज शेयरिंग हैप्पीनेस, बांट कर खाना। आप जब बच्चों को मोटिवेट करते हो और इस उम्र में आप स्कूलिंग एज में अगर आप उनको मोटिवेट करते हो कि अपना पेट तो जानवर भी भर लेता, मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि अपना पेट तो जानवर भी भर सकता है। अगर आप किसी इंसान का पेट नहीं भर सकते तो आपका मनुष्य के जीवन में आने का कोई फायदा नहीं है, आप मनुष्य ही नहीं है, फिर तो आप जानवर हैं। जानवर भी सिर्फ अपना पेट भर रहा है। अगर आपको बांट कर खाना नहीं आया तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। इसको मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ। ये एक बेसिक डिफरेंस है ह्यूमन और एनिमल में। और अगर आपको किसी का दर्द दिखाई ना दे, हॉस्पिटल में आप आ रहे हैं, आपके सामने कोई कैंसर का मरीज तड़प रहा है या कोई भी बीमारी से कोई मरीज तड़प रहा है और आपसे मांग क्या रहा है कि मुझे रोटी खिला दो। मैं जब अपने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाकर लेक्चर करता हूँ तो लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, जी हम क्या कर सकते हैं? तो मैं उनको यही कहता हूँ, अपने शहर के नजदीकी हॉस्पिटल में हफ्ते में एक दिन आप भी अपने घर से रोटी बनाकर ले जाओ, चाहे 5 लोगों की चाहे 10 लोगों की। 4-4 चपातियां बनाओ, उसके ऊपर सब्जी रखो और 5 लोगों को दे आओ। और ये प्रैक्टिस आप 3 महीने तक करो, हफ्ते में एक दिन। 2 दिन कर सको तो और भी बेटर है, 3 दिन करो और भी बेटर है, जितने दिन कर सकते हो। लेकिन अगर आप हफ्ते में एक दिन भी कर लेंगे ये प्रैक्टिस 3 महीने तक, तो आई गारंटी यू 3 महीने बाद आप अकेले नहीं होंगे। भगवान आपके साथ और लोगों को खड़ा कर देगा। एंड इट रियली हैपेंड एंड इट इज वर्किंग। बहुत सारी जगहों पे लोगों ने ये काम किया, प्रैक्टिस की कि अपनी खुशी गमी या अपना हफ्ते का एक दिन निकाल कर या तो चाय की केटल लेकर हॉस्पिटल पहुंचकर अलॉन्ग विद द बिस्किट्स, या फिर 5 लोगों का खाना 4-4 चपाती सब्जी डालकर फॉइल में डालकर और बांट दी। इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है कि हॉस्पिटल में आप 5 लोगों को खाना देकर आ रहे हो और वो 5 लोग कौन है? जो भूखे हैं, जिनको उस खाने की जरूरत है। और आप अपने अपने धार्मिक स्थानों पे जाकर भगवान को दिखाने के नाम पर डोनेशन बॉक्सेस में हजारों लाखों रुपए डाल रहे हैं। मैं किसी की फीलिंग्स को बिल्कुल हर्ट नहीं कर रहा कि आप गुरुद्वारे मंदिरों में मत जाओ, अपने रिलीजियस प्लेसेस में मत जाओ, लेकिन भगवान अगर आपके पैसे को जो आप डोनेशन बॉक्स में डालते हैं किसी भी धार्मिक स्थान पे, आप ये सोच के डालते हैं ना कि भगवान देख रहा है, भगवान तक पहुंचेगा, तो भगवान को अपने पैसे पहुंचाने का, अपनी ऑफरिंग पहुंचाने का सबसे बढ़िया तरीका है गरीब का मुंह गुरु की गोलक। कुर्बानी की हमारी एक तुक है, किसी भी गरीब के मुंह में डाल दो तो ये समझो गुरु की गोलक में पहुंच गया वो। ये कितना बड़ा मैसेज है ये, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी की भावना को नहीं ठेस पहुंचा रहा,
अपने अपने धार्मिक स्थानों की गोलक अगर आप किसी के गरीब के मुंह को बना लेंगे तो भगवान वहाँ जल्दी देखता। जी। इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं सेवा का, और जब आपने शुरुआत की थी और आज के समय में कितना डिफरेंस आप अपने अंदर पाते हैं, कितना चेंज आप देखते हैं कि जो पहले के बॉबी थे वो कैसे थे और आज कितना चेंज आप देखते हैं? अभी भी बहुत सारी शॉर्टकमिंग है इंडिविजुअल बॉबी में, अभी भी बहुत सारी शॉर्टकमिंग है, लेकिन जब मैं लंगर में होता हूँ तो वहाँ मुझे ये लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, अपने आप को सुधारा जा सकता है, क्योंकि हमें ना किसी दूसरे को नहीं सुधारना, हमें खुद ही सुधरना। अपने आप को जितना हम सेवा की तरफ लगाएंगे, अपने आप को सुधारना। आप किसी को नहीं बोल सकते तू सेवा कर। दिमाग सबको मिला हुआ, जैसे मैंने कहा इंसान और जानवर में यही डिफरेंस है कि इंसान को दिमाग मिला हुआ है। अब मैं आपके स्टूडियो में आकर बात कर रहा हूँ, यहाँ 5 लोग सुन रहे हैं और आपका जब ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा तो हजारों लाखों लोग सुनेंगे। तो ये अब उनकी इच्छा है ना कि वो ये काम करना चाहते हैं। मैं तो कह नहीं रहा कि मेरे साथ आगे जुड़ो, मैं सबको यही कह रहा हूँ कि अपने अपने धार्मिक स्थानों के अलावा नजदीकी अस्पताल में जाओ और वहां जाकर सेवा करो। असली भगवान की पूजा करनी है, सेवा करनी है तो हॉस्पिटल में जाकर करो। और असली दुआएं, असली प्रार्थनाएं सिर्फ हॉस्पिटल में होती है। आप में से भी कोई अगर हॉस्पिटल में जाता है तो जब आप अपने किसी लव्ड वन के साथ वहां बैठे होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट तो ठीक हो ही हो। उस वार्ड में जितने लोग हैं, आप जब उनको देखते हो आपका दिल करता है भगवान इन सबको ठीक कर दे। लेकिन अपने अपने धार्मिक स्थान पे जब हम प्रार्थना करते हैं तो केवल मात्र अपने लिए करते हैं कि भगवान मुझे गाड़ी दे दो, मुझे मकान दे दो, मुझे ये। हमारी डिजायर्स कभी पूरी हो ही नहीं सकती, लेकिन हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं होती हैं और अपनों के अलावा सबके लिए होती हैं। और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा दुआएं मिलती भी हैं। जब आप किसी की हेल्प वहां पर करते हैं, जब आप अपने पेशेंट की एक वो टेस्ट ट्यूब वाली लेबोरेटरी में देने जा रहे होते हैं तो आप हमेशा पूछते हैं कि साथ वाले से आपका तो नहीं कोई टेस्ट लेकर जाना, आपकी रिपोर्ट तो नहीं लेकर आना। लेकिन हॉस्पिटल के अलावा जब हम बाहर होते हैं तो हम अपने एक शेल में बंद होते हैं, हम किसी के बारे में नहीं सोचते। क्यों? हॉस्पिटल में हमें लगता है कि ये भी दुखी है, इसकी मदद की जाए। हॉस्पिटल इज द मोस्ट वर्शिप्ड प्लेस ऑन द अर्थ। बहुत ही अच्छी आपने बात कही है। और थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं थोड़ा सा और आपके बारे में जानना चाहती हूँ। जब आप छोटे थे, बचपन आप थे, छोटे से बच्चे थे और आपके माता पिता जो थे आपके साथ, तो किस तरह की बातें होती थी घर में? क्या मतलब सेवा भाव की बातें उस समय भी होती थी? क्योंकि कहते हैं ना जिस तरह की अपब्रिंगिंग होती है आप उस तरह के बनते हो, तो किस तरह की बातें उस समय हुआ करती थी? मुझे सच कोई याद नहीं है कि कैसी बातें होती थी या नॉर्मल लाइफ थी हमारी। हम भी घूमने फिरने जाते थे, लेकिन ऐसा सच कभी नहीं। लेकिन हमेशा से एक था कि जब हम लंगर लगा रहे हैं, जब हम सेवा कर रहे हैं तो भरे हुए पेट वाले को क्यों खिला रहे हैं। मैं बार बार उसी पॉइंट पर आ जाता हूँ कि जब भी हम किसी जगह भंडारा करवाते हैं तो हम उन लोगों को खिलाते हैं जो वहाँ घूमने फिरने आए हुए हैं। तो ये बात आपको पहले से ही जब आप ने शुरू की थी ये सेवा, उस समय से ही आपके माइंड में चलती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं डेड बॉडी वैन की सेवा करता था, जब मैंने शुरू की थी तो मुझे लगता था कुछ हम डिफरेंट करें। हॉस्पिटल में जो इतने दूर से लोग आते हैं वो खाते कैसे होंगे? अपने घर से कोई 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, चंबा से पेशेंट आ रहा है, किन्नौर से आ रहा है, रामपुर से आ रहा है और वो आईजीएमसी में आकर पड़ा हुआ है, अपने पेशेंट का इलाज करा रहा है और हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सोया हुआ है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है। जब वो हॉस्पिटल आया था अपने गाँव से कहीं से भी, तो वो ये सोच कर आया था कि चेकअप कराऊंगा और अगले दिन वापस चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसके टेस्ट होने शुरू हुए, डॉक्टर ने कहा रुक जाओ, अब ये वाला टेस्ट कराओ, अब ये कराओ। उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो बहुत थोड़े मुट्ठी भर पैसे लाया हुआ है और वो मुट्ठी भर पैसे अपने 100% बचाने की कोशिश करता है कि ना जाने अगले दिन डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिख देगा या कौन सी ऐसी दवाई लिख देगा जो उसको खरीदनी पड़ेगी। तो वो अपना सारा पैसा बचा कर रखता है कि वो दवाइयों पे खर्चेगा, टेस्ट पे खर्चेगा। हालांकि अब सरकार ने बहुत सारी चीजें
फ्री में कर दिया, लेकिन अभी भी हजारों लाखों रुपए का खर्चा इन सारे कामों में होता है। पर आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग हैं वो सिर्फ, या कोई भी हो, अपने भले के लिए हम पहले सोचते हैं। हमें लगता है कि चलो ये हो जाए, जैसा आपने पहले भी कहा कि हम अपने लिए सोचते हैं, ये कर ले वो कर ले। पर जब आपने ये कहा कि 25 साल की उम्र में आप थे जब आपने वैन का काम शुरू किया एज अ ड्राइवर, उसके वो भी एक सेवा भाव है। आपने कहा कि शाम को ही आप वो ड्राइव करेंगे, और इतना 25 की उम्र में ये सोचना हमें लग रहा है कि, तो जो रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे कि 25 की उम्र में जो है वो सिर्फ अपने करियर के पीछे भाग रहे होते हैं। उन्हें नहीं लगता है कि आप सेवा भाव करना है, या कहीं पे जाकर ये थॉट भी आना कि लोगों के लिए इतने बड़े लेवल पे जाकर कुछ करना है। तो इसको आने के लिए इसीलिए मैंने आपसे वो सवाल पूछा था कि घर पे इस तरह की बातें हुआ करती थी कि सेवा करनी चाहिए, या कभी मतलब अध्यात्म की ओर आपका इतना ध्यान हो ना, तब वो सब चीजें ही चेंज ला सकती देखिए, हैं। जो हो रहा है ये सब कुछ, अध्यात्म की बात आई है, तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। मैं बिलीव करता हूँ और 100% बिलीव करता हूँ। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। जो बॉबी कर रहा है आज की डेट में सरब जी, वो अपनी अक्ल से तो नहीं कर रहा। ये मेरी अक्ल तो है नहीं जो मैं ये कर रहा हूँ, और मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं ये कर सकता। भगवान ये सब कुछ मेरे द्वारा करवा रहा है, और मैं एक माध्यम हूँ। हजारों लाखों रुपए का खर्च हमारा रोज का हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया 40,000 रुपये रोज का खर्चा, 40,000 रुपये रोज की फंडिंग कहाँ से आ रही है? वो 95% लोगों को मैं जानता भी नहीं जो ये फंड कर रहे हैं, और वो 95% लोगों को ही मैं जानता नहीं कि वो खा रहे हैं। मैं तो एक बीच का माध्यम हूँ, लेकिन वो माध्यम मेरे को भगवान ने बनाया। आई एम द चूजन वन। तो शिमला के लिए उसने मुझे चूज कर लिया, मान लीजिए। मेरे से ऐसे और सोच वाले लोगों को चूज कर दिया, जो मेरी पूरी टीम बनती जा रही है। और इतनी बड़ी टीम बन गई है कि अगर मैं ना भी हूँ तो वो लंगर रुकता नहीं है। 18 महीने तक हमारे साथ बिजली पानी का एक मसला चला कि हमारे बिजली पानी 18 महीने तक नहीं था, ड्यू टू सो मेनी रीजंस। अब मैं वो पॉलिटिकल एंगल नहीं छेड़ना चाहूँगा क्या था वो, लेकिन 18 महीने तक बिजली पानी नहीं था। लेकिन लंगर एक भी दिन पूरे 10 सालों में आज तक बंद नहीं हुआ। ड्यूरिंग कोविड भी नहीं हुआ, हाई टाइम कोविड का था तब भी वो लंगर बंद नहीं हुआ। हम पैकेट्स में खाना दे रहे थे, हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दे रहे थे, हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे रहे हैं, हम कंबल दे रहे हैं, हम जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। कोविड पेशेंट्स को भी खाना पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी मेरी अक्ल नहीं है, लेकिन भगवान ने इतनी प्रेरणा, इतनी शक्ति दी। मैं भी आपके यहाँ पढ़ रहा था कि नेवर गिव अप एंड स्टे फोकस्ड पॉजिटिव। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके दिमाग में ये सब कुछ पॉजिटिव थॉट्स हैं तो भगवान वो पॉजिटिव थॉट्स को आगे तक लेकर जाते हैं। कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन जो है वो आप में आई जाती है, वो घूमती है, और आपके साथ एक ऐसे लोगों का ऑरा बन जाता है जो आपके साथ खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो जब मैंने शुरुआत की थी 2014 में, तो 1-2 लोग ही थे। आज हजारों लाखों लोग हमारे इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। जब भी मैं उनको अपील करता हूँ कि जी आप लंगर के लिए दालें चावल भेजो, तो वहाँ ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि बॉबी आपका एक नाम है, साथ ही में कभी कभी लोग आपको वेला सरदार भी कहते थे तो ये क्या है, वेला सरदार क्यों कहते थे वो? वेला सरदार मैंने बहुत, मतलब अगर आप इतने सारे काम कर रहे हैं उसके बाद वेला सरदार आपको कह रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि सभी जो लोग हमें देख रहे हैं वो सभी वेले हो जाए। वो जिस व्यक्ति ने ये किया था वो मेरा एक बड़ा अजीज दोस्त है जी। वो उस वक्त एडिशनल एडवोकेट जनरल था। तो वो रिच पर ब्लड डोनेशन कैंप में आया, क्योंकि मैंने ब्लड डोनेशन कैंप के भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 25,000 यूनिट इकट्ठा करके IGMC को दिया आज तक। अब तो काफी सालों से कैंप भी नहीं लगा रहा, मैं खुद भी नहीं दे पा रहा, क्योंकि अब सारा फोकस मेरा लंगर पे है। ऑर्फनेज बच्चों के साथ भी जुड़े हुए थे, पूरे शिमला के जितने आश्रम है इन बच्चों को लेकर जाना, इनके साथ होली राखी सारे त्योहार मनाना, बहुत सारे काम करते थे। अब तो सिर्फ लंगर के ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें ये सारा वेले वाला वो टैग लगा, वो उस दोस्त ने एक पोस्ट लिखी थी ब्लड देने के बाद कि मैं आज बॉबी के कैंप में ब्लड देने आया हूँ और ये शाम को जाकर लंगर भी खिलाएगा, फिर अगर अभी कोई डेड बॉडी आ जाएगी तो वो डेड बॉडी भी छोड़ने जाएगा। तो ये बेले काम करता रहता सारे। तो उसने एक पोस्ट शाम को अपनी
FB पे लिखी, और वो पोस्ट इतनी वायरल होगी कि सब ने वो मेरा नाम वेला बॉबी रख दिया। जी। तो अगर अभी आप गूगल में सर्च करेंगे वेला बॉबी तो वो मेरा ही आएगा सारा। तो वो नाम इतना हिट हो गया कि मैंने अपना खुद का ही अब वो रख लिया कि वेला बॉबी। मेरी माँ भी मेरे को ये कहते थे वेले काम करता रहना तू। तो हम चाहते हैं हम भी आपकी तरह वेले हो जाए, सभी आपकी तरह, अगर आपकी तरह काम करें तो सभी वैसे वेले हो जाए। तो एक और बात भी आपसे जुड़ी है कि आप बीच में बीमार भी जब आप हो गए थे, तो वो कैसा दौर था, उस समय कैसे काम चल रहा था, या आपको उस समय किस बीमारी से जो आप थे जूझ रहे थे? 2018 में अचानक से बीपी और शुगर अनकंट्रोल्ड होने की वजह से मुझे किडनी के इश्यूज आ गए। और जब मैंने यहाँ IGMC में दिखाया, फिर और दिखाया, तो मुझे इन्होंने बोला PGI चले जाओ। तो वहाँ जाकर जब मैंने दिखाया तो मुझे बताया गया कि मेरी दोनों किडनियाँ डैमेज हो गई हैं। ये 2000 दिसंबर की बात है, और 2019 मैंने ऐसे ही देसी इलाज में निकाल दिया। 2020 में तो मेरा वेट लॉस होना शुरू हो गया और मुझे बोला गया कि अब ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो मैं ट्रांसप्लांट से बहुत डर रहा था, मुझे लगता था बहुत पेनफुल प्रोसेस होगा या कैसा होगा, कौन किडनी लेगा, व्हाट्सोएवर वाज गोइंग ऑन। मैं अपना टाइम वेस्ट करता रहा और इधर उधर के दूसरे इलाज करता रहा। लेकिन फाइनली 2021 में मेरा अगस्त में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, और अब मैं आपके सामने बैठा हूँ और उसी जोश के साथ अब दोबारा से काम चल रहे हैं। हालांकि उस 1-1.5 साल के दौर में बहुत सारी मैंने पेन देखी। हालांकि मेरा सारा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा था, लेकिन फिर भी बीइंग अ पेशेंट और बीइंग मेरे साथ जो अटेंडेंट्स थे, मैं उनकी पेन देखता था तो और ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि और ज़्यादा काम किया जा सकता है, क्योंकि सेवा की कोई लिमिट नहीं है और बाउंड्रीज नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। उस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मैं जब फ्री टाइम में होता था तो मैं सोचता था क्या करना है। आजकल भी दिमाग में और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आने वाले टाइम में करना चाहता हूँ, लेकिन इन सब के लिए मुझे डेडिकेटेड लोगों की टीम चाहिए, वॉलंटियर्स चाहिए। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि आपका काम बोलता है। 10 सालों में लोगों ने हमारा काम देखा कि जब वो हॉस्पिटल में आते हैं किसी पेशेंट के साथ या पेशेंट बनकर या अटेंडेंट बनकर, तो वो देखते हैं कि हम अपनी सेवाएं कैसे कर रहे हैं। डेड बॉडी वैन के हम कोई चार्जेस नहीं लेते, मैं भी नहीं लेता हूँ। लेकिन आपको हैरानी होगी, जब मैंने 98 में शुरू किया था तो जिस संस्था की गाड़ी चलाता था वो 300 रुपया डेड बॉडी के चार्जेस लेती थी। हालांकि वो चाहिए, खर्चा चलाने के लिए चाहिए। तो मैं उनकी गाड़ी जितने भी फेरे लगाता था, मैं किसी से पैसे नहीं लेता था, मैं पे करता था। आज भी वो डेड बॉडी वैन फ्री में चलती है, लेकिन पेट्रोल फ्री का नहीं आ रहा। शिमला में कई बार ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जहाँ आपका शिमला लोकल में ही हजार रुपए का पेट्रोल का खर्चा आ जाता है। हमारी वो फ्री सर्विसेज को लोग हमेशा मंगवाते हैं। फ्री एम्बुलेंस सर्विस चलती है हमारी सारा दिन IGMC से कैंसर हॉस्पिटल, पिक एंड ड्रॉप। वो 1 किलोमीटर से भी कम का सफर है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए जिसको कैंसर हॉस्पिटल से IGMC जाना है और वो चल नहीं पाता, तो मुझे पता कि क्या हालत होती है जब कोई बीमार होता है, चलने के लायक नहीं होता। बहुत छोटा सा वो एक सेवा है, लेकिन आप उस सेवा में जब लोग सुविधा ले रहे हैं तो आप उनसे बात कीजिए, वो उनके लिए कितनी बड़ी सुविधा की बात है। पहले हम पूरे शिमला के लिए वो सेवा देते थे। जब आप इस तरह के काम करते हैं, लोगों के वो जो सुकून होता है वो चेहरे पर देखते हैं, जो वो जैसा आपने कहा कि जब भी हॉस्पिटल कोई आता है तो वो दर्द में होता है और आप उसकी हेल्प करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गुरु के गुल्लक में वो जा रहा है, तो वो कैसे, वो जो सुकून होता है वो कैसे आपको इंस्पायर करता है? और या आप कोई ऐसी स्टोरी जो आपको हमेशा ही याद आती हो तो वो हमारे साथ शेयर करें। ऐसी हजारों घटनाएं हैं कि जब भी अब हम कहीं जाते हैं, जैसे शिमला से बाहर मैं कहीं जाता हूँ और जब किसी से मिलता हूँ तो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं लोग, क्योंकि अब सबने यूट्यूब में, फेसबुक पे देखा हुआ मुझे, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो जब मेरे से डबल उम्र के लोग मेरे पाँव छूते हैं और वो इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं कि बेटा हम वहाँ आए थे तो आपके पास लंगर खाते थे, तो मैं उनको कहता हूँ हमारा लंगर नहीं है, वो गुरु का लंगर है, गुरु द्वारा चलाया जा रहा है, हम एक माध्यम मात्र है। तो बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हमारे को मिलती है जब हम लोगों से मिलते हैं। कई बार जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं जो वहाँ सेवा कर रहे होते हैं, पीछे जैसे कोई लेह लद्दाख गया तो उन्होंने बताया कि हम शिमला में वो लंगर में सेवा करते हैं,
तो उन्होंने ले वालों ने उनको अपने घर में रख लिया। जी। मैंने कहा यार ऐसे तो कोई भी मिसयूज करेगा नाम का, बट आप लोगों की फीलिंग समझो कि वो कितने थैंकफुल हैं कि उनको वो वहाँ पर वो सर्विसेज मिल रही है। राइट। आपकी जो फैमिली है, थोड़ी सी उनकी भी बात करते हैं कि आपकी फैमिली कितना साथ आपका इस कार्य में दे रही है? ये सारे काम जो होते हैं फैमिली की सपोर्ट के बगैर चल ही नहीं सकते। मेरी वाइफ, मेरा बेटा जो एक कनाडा में है, वैंकूवर में, और यहाँ दूसरा बेटा। हालांकि मेरी वाइफ ने तो मुझे किडनी भी देकर मेरी जान बचाई है। जो मेरे को किडनी लगी है, ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, वो मेरी वाइफ ने दिया। हालांकि जो मेरा बेटा है जो बाहर रहता है, वो अब यही कहता है कि जो ये अब किडनी आपको माँ की मिली है, इसको भी खराब मत कर लेना सेवा में, ये बचा के रखना। अब सेवा आप बहुत कर चुके हैं, अब थोड़ा रेस्ट कीजिए। लेकिन ये अब हमारी भूख है कि अब हमने ये काम करना है। अब किसी को बताया नहीं जा सकता कि आप क्यों कर रहे हैं। पैशन की ना आप डेफिनेशन नहीं दे सकते। पैशन आप क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग आर्टिस्ट हैं, तो क्यों आर्टिस्ट हैं? उनको एक जुनून है कि एक आर्ट बनानी है उन्होंने। मेरा पैशन है कि मुझे रोज लंगर जाना है, चाहे मैं बीमार हूँ। कोविड में मुझे, आप सोचिए 2020 में कोविड था और 21 में था, तब भी एक भी दिन मैंने कैंसर हॉस्पिटल की वो सेवा नहीं छोड़ी। हालांकि इस वक्त मुझे अगर भगवान ना करता कोविड हो जाता तो मैं शायद ना बचता, लेकिन वो भगवान की कृपा थी, हजारों लाखों लोगों की दुआएं थी कि आज आपके सामने में बैठकर इंटरव्यू दे रहा हूं। वो आपका सेवा का आशीर्वाद ही है जिसकी वजह से आप स्वस्थ हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमेशा ही ऐसे रहें। और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे स्टूडियो के जरिए, हमारे पॉडकास्ट के जरिए कोई भी मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। मैं एक ही मैसेज अपने सारे लोगों को, अपने वेल विशर्स को, व्यूअर्स को देना चाहूंगा। इंसान के रूप में पैदा हुए हैं तो इंसानों वाले काम कीजिए। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में थे सर्वजीत सिंह जी, जिनसे हमने ढेर सारी बातें की। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।